नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहार के मौसम में सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा, कोरोना अभी गया नहीं है, ढिलाई न बरतें। कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.63% हुई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अबुधाबी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है। राष्ट्र के नाम संबोधन में कल श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक कोरोना से लड़ाई में भारत लंबा सफर तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन बनने तक ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी तक नहीं गया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सब सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए विशाल जनसमुदाय की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया की तुलना में भारत में ज्यादा लोगों की जान बचाई जा रही है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच की बढ़ती संख्या कोविड महामारी से लड़ाई में प्रमुख ताकत रही है। देश में मृत्यु दर कम है और स्वस्थ होने की दर अच्छी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि कोविड वैक्सीन सब लोगों तक पहुंचे। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने मीडिया से जागरूकता फैलाने की भी अपील की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों से अपील की है कि आगामी त्योहारों के दौरान कोविड से बचाव की सावधानियों में लापरवाही न करें।
एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों को सही सलाह दी है कि वैक्सीन तैयार होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के उपाय जारी रखने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत के लोगों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद श्री शाह ने ट्वीट संदेश में कहा कि मोदी सरकार का प्रमुख कर्तव्य कोरोना वायरस से लड़ाई में नागरिकों के जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने सबसे प्रधानमंत्री की अपील मानने का आग्रह किया कि जब तक इसका टीका विकसित न हो जाए तब तक कोरोना के प्रति सावधानी में ढिलाई न बरतें। श्री शाह ने कहा कि केवल एकजुटता और दृढ़ संकल्प से ही भारत इस महामारी को हरा सकता है। देश ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम रहे। ये पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड है। वर्तमान समय में मरीजों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई है, जो एक नई उपलब्धि है। देश में वर्तमान समय में मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है। वर्तमान समय में मरीजों और ठीक होने वालों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और ये लगभग 59,84,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 69,700 से अधिक मरीज ठीक हुए। इस दौरान कोरोना से 587 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। लगातार दूसरे दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या 600 से कम रही। सरकार ने कहा है कि वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों के साथ गहन चिकित्सा कक्ष में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए कोविड मरीजों की संख्या में सितंबर के पिछले सप्ताह से काफी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि ऐसी ही स्थिति उपचाराधीन रोगियों के संदर्भ में भी है। संक्रमितों की कुल संख्या के 10% से भी कम का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति से चिकित्सा की मूल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और कोविड उपचार प्रबंधन में मानक प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा रहा है। देश भर में इसके लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सक्रियता से कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कल बताया कि पिछले 10 माह में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं देखी गई। देश में पिछले 10 महीने में कभी भी मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई और वर्तमान में भी मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सो वी आर इन अ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजीशन। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो राज्यों के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई को मॉनिटर करता है। इसी प्रकार के कंट्रोल रूम राज्यों ने और संघ शासित क्षेत्रों ने भी स्थापित किए हैं। श्री भूषण ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता की निगरानी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। श्री भूषण ने कहा कि पिछले 7 दिन में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर भारत में 310 लोग संक्रमित हुए, जो विश्व में सबसे कम में से एक है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ लोगों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है, जो विश्व में सबसे अधिक है। श्री भूषण ने कहा कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है और अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 88.63% है। देश में इलाज करा रहे 64% मरीज 6 राज्यों में से हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 83 लोगों की मृत्यु हुई और ये विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड मृत्यु दर सबसे कम है। श्री भूषण ने कहा कि जांच की संख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब तक 9 करोड़ 61 लाख जांच की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि यदि 5 महीनों में किसी व्यक्ति में एंटीबॉडीज कम हो जाती है तो उसके दोबारा संक्रमित होने की आशंका है। उन्होंने लोगों को मास्क लगाने की सलाह देते हुए कहा कि यदि व्यक्ति पहले संक्रमित हो चुका है तब भी उसे सतर्कता बरतनी चाहिए। गुजरात में कल 1,126 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 88.93% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गुजरात में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,61,848 हो गई है। दूसरी ओर 1,43,927 मरीज अब तक इस संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,128 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 54,79,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। कल संक्रमण के सबसे अधिक 231 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 178 नए मामले सामने आए। इस वक्त राज्य में 14,267 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 76 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 8 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,654 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र मास्क की कीमतों की अधिकतम सीमा तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य सरकार ने कल इस निर्णय की घोषणा कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि N95 मास्क की कीमत 19 रुपये से लेकर 49 रुपये के बीच तय की गई है, जबकि 2 और 3 लेयर वाले मास्क की कीमत 3 से 4 रुपये होगी। राज्य में मास्क की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माता को राज्य में उत्पादित सामान निर्धारित दर पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। महाराष्ट्र में सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, कोविड देखभाल केंद्र, समर्पित कोविड अस्पतालों आदि में रोगी की सेवाओं प्रदान करने के लिए निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य सीमा के 70% की दर से मास्क प्रदान करना आवश्यक होगा। आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि निजी अस्पताल निर्धारित दर पर मास्क खरीदने के बाद खरीद मूल्य का 110% से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में कल कोरोना संक्रमितों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक रही। कल 8,500 रोगियों को संक्रमण से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई और 6,297 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 84% है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 60,76,901 हो गई है, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 10,608 हो गई है। वहीं केरल में कोविड से संक्रमित होने वालों की तुलना में उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार अधिक बनी हुई है। कल राज्य में 7,375 लोग इस महामारी से उपचार के बाद ठीक हो गए। राज्य में कल 24 और लोगों की मृत्यु के साथ राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,206 हो गई। कल समूचे राज्य में लगभग 54,000 निरीक्षण किए गए। राज्य में इस समय 91,922 लोगों का उपचार चल रहा है। तमिलनाडु में कोविड-19 का उपचार करा रहे लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि यह संख्या अब 37,000 से कम रह गई है। कल राज्य में 3,094 नए मरीजों का पता चला, जिनमें से 857 चेन्नई से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का पालन करते हुए तमिलनाडु सरकार जनता से आग्रह कर रही है कि कोविड से बचाव के सुरक्षा उपायों में कोई लापरवाही न बरतें। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने अधिकारियों से, विशेषकर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से कहा कि मास्क न पहनने वालों पर नजर रखें। कल चेन्नई में नगर निगम के अधिकारियों ने कपड़े के एक शोरूम को सुरक्षित दूरी के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर सील कर दिया, ताकि अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी संदेश जा सके। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन हाथ धोना, सुरक्षित दूरी और मास्क अभी भी है जरूरी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ओडिशा में कोविड के उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 2.5 लाख से ऊपर हो गई है। कल 2,622 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 2,52,157 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,72,250 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस से संक्रमित 3,579 लोगों का पता चला। इसके साथ ही इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 3,36,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि अब तक 3,06,000 से अधिक लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। कल 2,186 लोग संक्रमण मुक्त हुए। कल ही कोरोना से 41 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 6,081 लोग कोविड से जान गंवा चुके हैं। इस समय दिल्ली में 23,922 लोगों का उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार कर रही है। राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर लाभार्थियों का चयन कर रही है।
इस पहल से राज्य की लगभग आधी आबादी आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य योजना के दायरे में आ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने प्रत्येक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि NFSA को आयुष्मान भारत योजना के चयन का आधार बनाए जाने पर अंत्योदय योजना, पात्र गृहस्थ योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी हो जाएंगे। इस तरह से प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 3,58,00,000 तक पहुंच जाएगी और योजना से लगभग 14 करोड़ लोग लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। चयन के इस आधार पर प्रदेश के 1,18,00,000 परिवार आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को हस्तशिल्प, कला और संस्कृति आधारित पारंपरिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर में स्थापित किए गए आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र का संचालन लोक संस्कृति मंच के माध्यम से किया जाएगा। इस केंद्र का उद्घाटन कल स्थानीय सांसद शंकर लालवानी ने किया। श्री लालवानी ने बताया कि इस संस्थान में कला और हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के लिए भी मदद दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारी माता बहनों को सभी चीजों को लेकर हम यहाँ प्रशिक्षण देंगे। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में मिट्टी, गाय के गोबर और अन्य प्राकृतिक सामग्री जैसे दैनिक जीवन से जुड़े तत्वों से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी गई है। केंद्र ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। आयोग ने कहा था कि कोविड के मद्देनजर उम्मीदवारों को प्रचार में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी जाए। विधि मंत्रालय ने कल रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अब 77 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। पहले ये सीमा 7 लाख रुपए थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार खर्च की सीमा बढ़ाई गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। इस चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 884 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इस सीट का उपचुनाव भी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के साथ ही होगा। उम्मीदवार इस महीने की 23 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर है। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरा और बक्सर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एक तरफ जहां छात्राओं को साइकिल और महिलाओं को सम्मान देने वाला नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर अपहरण और हत्या का उद्योग चलाने वाला महागठबंधन। अब जनता को फैसला करना है कि वह किसे विजयी बनाती है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने पालीगंज, इमामगंज और औरंगाबाद के चुनावी सभा में आरोप लगाए कि नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिहार की बदहाली के लिए भाजपा और जदयू को जिम्मेवार ठहराया। वामपंथी दलों के अलावा आरएलएसपी और हम के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैली और रोड शो कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। लद्दाख में कल लद्दाख स्वायत्त शासी पर्वतीय विकास परिषद लेह के चुनाव के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। पहली बार परिषद चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
172 मतदान केंद्रों के लिए चुनाव दल और सुरक्षाकर्मी आज भेजे जा रहे हैं। पहला दल संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गया है। अंतिम दल लेह से आज सुबह 10 बजे रवाना होगा। कल रवाना हो चुके मतदान और सुरक्षाकर्मी अपने गंतव्य स्थलों तक सुरक्षित पहुंच गए हैं। चुनाव कार्यालय ने बताया कि भारत चीन सीमा क्षेत्र में स्थित देमचुक और चुमूर मतदान केंद्रों के लिए भेजे गए दल आज पहुंच जाएंगे। सड़क संपर्क की सुविधा से वंचित 2 मतदान केंद्रों तक चुनाव सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई गई है। मतदान कर्मियों और मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के सभी उपाय किए गए हैं। रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा, कोरोना अभी गया नहीं है, ढिलाई न बरतें। कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.63% हुई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अबुधाबी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज सवेरे नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन 1969 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने लद्दाख के दुर्गम दर्रों में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी। सीआरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के 20 जवानों का एक गश्ती दल लापता टोही दल को ढूंढने निकला था, जब उस पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस अचानक हमले और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने बड़ी संख्या में भारी हथियारों के साथ आए चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 10 जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। शिखर धवन ने 106 रन की पारी खेली। जवाब में किंग्स 11 पंजाब ने 1 ओवर शेष रहते 5 विकेट पर 165 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ किंग्स 11 पंजाब 10 मैच में 8 अंक लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली कैपिटल्स 10 मैच से 14 अंक के साथ शीर्ष पर है। अबुधाबी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक हल्के बादल घिर सकते हैं। तापमान 3 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 5 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। समाचार कक्ष से अरुण होरा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन।
प्रधानमंत्री के कल राष्ट्र के संबोधन में ये कहना कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं, सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण लिखता है, त्योहारी सीजन और बढ़ते प्रदूषण से पहले पीएम ने किया सचेत। हरिभूमि ने उनके उन शब्दों को दिया है, फिलहाल काबू में दिख रही है महामारी, लेकिन इसे बिगड़ने न दें। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, 3 महीने में पहली बार नए मरीज 47,000 से कम। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जीत की ओर बढ़ते कदम, मरीजों का रिकवरी रेट 88% से ज्यादा। केंद्र ने चुनाव में खर्च सीमा 10% बढ़ाई, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है, कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव में अब उम्मीदवार 77 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। हिन्दुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य होगी। पत्र लिखता है, केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। आरती घोटाले की जांच अब सीबीआई के हवाले, अमर उजाला सहित लगभग सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अमर उजाला की खबर है, गूगल के एकाधिकार जमाने के हथकंडों पर अमेरिका में मुकदमा। पत्र आगे लिखता है कि गूगल पर आरोप है कि उसने कारोबार बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा खत्म करने को अनैतिक समझौते किए। 20 दिन पहले ही दिल्ली में पहुंची सर्दी, 11 साल में सबसे ठंडा ये अक्टूबर, लिखता है नवभारत टाइम्स। पत्र ने आगे लिखा है, हवा की रफ्तार धीमी, जोर पकड़ेगा प्रदूषण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा, कोरोना अभी गया नहीं है, ढिलाई न बरतें। कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.63% हुई। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अबुधाबी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।